हाय स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे एल्कीनों की प्रिपरेशन मेथड और स्पेशली जो एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है वो सेडजेफ के नियमानुसार होता है। लेकिन उसमें हमने लास्ट में एक रूल्स और डिस्कस किया था, हाफमान रूल। हाफमान रूल बिल्कुल सेडजेफ नियम के बिल्कुल विपरीत चलता है। सेडजेफ कहती है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, बट जो हाफमान है वो इसके उल्टा बोलता है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। और कंडीशन की बात की थी कि अगर कोई प्रबल क्षार की उपस्थिति में हाइड्रोहेलोजनीकरण करवाया जाए या निर्जलीकरण करवाया जाए तो उस कंडीशन में हाफमान नियम के अनुसार एल्कीन्स बनती है। ठीक है, तो एल्कीन के प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट थी। आज हम बात करेंगे एल्कीन के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। एल्कीन के भौतिक गुण। अब एल्कीन के भौतिक गुण कौन कौन से हैं सुनना। पहला कि एल्कीन के जो प्रथम 4 सदस्य होते हैं, एल्कीन कहाँ से स्टार्ट होती है? एल्कीन का प्रथम स्थायी सदस्य इथीन है। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन, प्रथम 4 सदस्य ये हैं। तो एल्कीन के प्रथम 4 सदस्य कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं, जबकि C5 से C18, C5 से C18, C2 से C4 या C5 कैसे है? प्रथम 4 सदस्य C2 to C5 ये तो है गैसियस फॉर्म में। C6 to C18 ये लिक्विड फॉर्म में चलते हैं और C18 से हायर उच्चतर वो होते हैं सॉलिड। तो हम क्या कह रहे हैं कि एल्कीन के जो प्रथम 4 सदस्य होते हैं वो कमरे के ताप पर गैस होते हैं। C6 से C18 तक के सदस्य द्रव अवस्था में, जबकि इनसे उच्चतर सदस्य ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये पहली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो एल्कीन सामान्यतः ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होती है। कारण होता है कि ये खुद अध्रुवीय होती है, इजीली डिसोसिएट नहीं हो पाती, डबल बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है। हालांकि अपने कहते हैं कि जो बॉन्ड है वो शिफ्टिंग हो सकते हैं, ट्रांसफर बोल सकते हैं कि ट्रांसफर होंगे तो केटाइन और एनाइन का फॉर्मेशन करते हैं, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जनरली हम बात कर रहे हैं डिसोसिएशन की। डिसोसिएशन नहीं हो पाती, विघटित नहीं हो पाता है। तो हम कहेंगे कि एल्कीन सामान्यतया ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में अविलेय होती है, जबकि कार्बनिक विलायकों में ये विलयशील। तो यहां से दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जल में अविलेय लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलयशील होती है। ओके, दूसरा कैरेक्टर समझ। तीसरा कैरेक्टर क्या कहता है? तीसरा ये कहता है कि एल्कीनों के गलनांक और क्वथनांक। एल्कीनों के गलनांक और क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं, लेकिन शाखित एल्कीनों के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो अणुभार बढ़ने के साथ साथ घटते हैं। तो सिंपल सी चीज है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अणुभार। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है शाखित एल्कीन। शाखा बढ़ेगी तो गलनांक और क्वथनांक घटेंगे। बात समझ में आ रही है? क्यों? देखो, गलनांक और क्वथनांक को बढ़ने अनुपात के साथ साथ देखो, पहले गैस थी, फिर लिक्विड होगी, फिर सॉलिड। सॉलिड में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ज़्यादा उसको गर्म करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप उसके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो ये 3 इसकी मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहले इनकी अवस्थाओं की बात की जाती है, दूसरी इनकी विलयता और तीसरी इनके गलनांक व क्वथनांक। अब बात करते हैं एल्कीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन। ओके, तो यहां से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहां पे बात हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन।
एल्केन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया शो करती है। तो एक चीज समझनी है, इनकी नॉर्मल जो रिएक्शनें पढ़े उससे पहले ये किस प्रकार की अभिक्रिया प्रस्तुत करती है, इन अभिक्रियाओं के स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। तो हम ये कहते हैं कि एल्कीन यौगिकों में कार्बन कार्बन द्विबंध पाया जाता है। ओके, कार्बन कार्बन द्विबंध है, तो एल्कीन यौगिकों में कार्बन कार्बन द्विबंध समूह पाया जाता है जिस पर किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण, पहले हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हो जाती हैं वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अगर हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएं, अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होता है, इसलिए इनकी जो मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं वो कौन सी हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही ध्यान रखना योगात्मक, यहां पे योग होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। अब यहां से हम बात करते हैं कि वास्तव में जब यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई है तो एक पाई बंध टूटेगा तो डेफिनेटली दो सिग्मा बनेंगे, जिस पर एक पे जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे पे जुड़ता है न्यूक्लियोफाइल। लेकिन चूंकि पहले अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होता है इसलिए हम इनकी मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं को भी किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण क्यों होता है, पहले नाभिक स्नेही भी तो कर सकता था। तो इसका रीजन इस प्रकार से दिया जाता है कि किसी अगर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पेयर का अटैक करवाएं इसमें, तो उस प्रक्रिया के दौरान E+ इलेक्ट्रोफाइल और Nu- बन जाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनेंगे। अब जब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बनते हैं तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, E+ होता है, उसके बाह्यतम कोष में जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई क्या, इसका तो ऑक्टेट फुलफिल हो जाता है लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो इसके बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है जिससे यह स्पीशीज अस्थायी हो जाती है, या ये कहें कि इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है उसकी वजह से ये अस्थायी हो जाती है। परिणाम स्वरूप ये क्या करती है कि न्यूक्लियोफाइल के कंपैरिजन में ये तो ऑक्टेट करके स्थायी है, ऑक्टेट कंप्लीट करके स्थायी है, तो इस न्यूक्लियोफाइल की तुलना में इलेक्ट्रोफाइल की क्रियाशीलता बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण। तो ये पहले अटैक कर जाती है एल्कीन पर, और एल्कीन पर पहले अटैक करके उत्पाद बनाती है, इसलिए कहा जाता है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल एडिशन जो प्रोडक्ट है या एडिशन रिएक्शंस वो देखने को मिलती है। अब लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस पूरी प्रक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का जो एडिशन होता है इसमें दो तरह के उत्पाद बनने की प्रवृत्ति होती है इनकी। एक वे उत्पाद जिसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक ही दिशा में आके जुड़े, और एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल उसके अपोज आके जुड़ता है, उल्टी दिशा में आके जुड़ता है। तो यहाँ से दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनते हैं सिन प्रोडक्ट जिसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल एक ही दिशा में आके जुड़ते हैं, एक बनते हैं एंटी प्रोडक्ट जिसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक दूसरे के विपरीत आकर जुड़ते हैं। तो अगर हम इस रिएक्शन को, हम इनकी केमिकल रिएक्शंस को समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होती है। देखो हम कह रहे हैं कि ये एल्कीन है, इस पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पेयर का अटैक करवाना, तो ये तो श्योर है कि प्रोडक्ट बनेगा एडिशन प्रोडक्ट, ये इलेक्ट्रोफाइल बना दे और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ दें। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जोड़ रहे हैं लेकिन जुड़ेगा कौन पहले, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म को समझना है कि ये वास्तव में कैसे होगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पेयर को डिसोसिएट करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में E+ और Nu- बनी हुई है। हमने अभी बात की है कि E+ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और कमी के कारण ये क्या हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। क्रियाशील होगा तो पहले अटैक करेगा, लेकिन इस अटैक के दौरान ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है जिसको अपन कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एल्केन्स में। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है कि जिसमें पुराने बंध ना तो पूरी तरह से टूट पाते हैं और नए बंध ना पूरी तरह से बन पाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो
ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो एक साइक्लिक स्पीसीज होती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये कहें कि साइक्लिक जो इंटरमीडिएट कह सकते हैं, वैसे इंटरमीडिएट नहीं होता, ट्रांजिशन स्टेट होती है चक्रीय, जिसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है पाई संकुल। तो यहां से जब ये रिएक्ट करते हैं तो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ बॉन्ड बना लेती है और इस पे पार्शियली पॉजिटिव आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो यहां से हम इसको अगर पार्शियली फॉर्म में रखने की कोशिश करें, क्योंकि टीएस में क्या होता है, ना तो पुराने बंध पूरी तरह से टूट पाते हैं और ना नए बंध पूरी तरह से बन पाते हैं। तो इस तरह से ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट आ जाता है, ये इसके साथ बॉन्डिंग बना देती है। इस तरह से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, जिसको कहा जाता है पाई कॉम्प्लेक्स। क्या बनाते हैं ये? पाई कॉम्प्लेक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं पाई संकुल। पाई संकुल बना। अब चूंकि यहाँ पे अटैक किसका हुआ है, देखो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है तो निकलेगा कौन? न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा, रिमेनिंग स्पीसीज बाहर होगी एक बार तो। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो पाई संकुल होता है वो अस्थायी होता है। पाई संकुल कैसा है? अस्थायी है, और यह अस्थायी स्पीसीज ज्यादा समय तक टिकती नहीं है, तो तुरंत डिसोसिएट होती है। डिसोसिएट होने का जो इसका तरीका होता है वो इस तरह से होता है कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा अपन इस तरह से समझे। चलो एक बार यहां से ले लेते हैं। अब यहाँ पे किसी भी, जैसे इस तरफ अपन ने जोड़ रखा है इसको, तो हमने यह कहा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाएंगे, पीछे पॉजिटिव चार्ज रखेगा, ये न्यूट्रल हो जाता है, तो ये बन गया E और प्लस, कार्बोकेटाइन बन गया क्या? अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है E और कार्बोकेटाइन, इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक दो तरह से हो सकता है। ये हमने न्यूक्लियोफाइल रखा है, अगर मान लो कि ये इधर से अटैक करे, इसको हम कहेंगे ए पाथ, तो ये तो साथ ए पाथ वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। और मान लो कि न्यूक्लियोफाइल इधर से बैक साइड से अटैक करे, तो ये हो जाएगा हमारे लिए बी पाथ, तो ये हमने रखा बी प्रोडक्ट। तो अगर मान लो सामने से अटैक करे, देखो ये जो अटैक है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ही हो रहा है क्या? जो इलेक्ट्रोफाइल की अटैक होता है उसको अपन कहते हैं फ्रंट अटैक। फ्रंट अटैक इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ही आके जुड़े, तो अगर ये इधर आके जुड़ेगा, फ्रंट अटैक करता है, तो ये कार्बन, ये इलेक्ट्रोफाइल, और यहीं पे कौन जुड़ गया? न्यूक्लियोफाइल। तो एक ही दिशा में जुड़ गए कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों। तो ऐसे स्थिति में इसको कहा जाता है सिन प्रोडक्ट। सिन प्रोडक्ट, जैसे अपन कहते हैं ना सिस और ट्रांस, वैसे। हालांकि इसमें ग्रुप सेम नहीं होते, यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहे हैं उनकी पैटर्न, उनकी जो स्थितियां हैं उसके आधार पर बात कर रहे हैं कि अगर दोनों एक तरफ जुड़ जाए तो सिन प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो देखो इलेक्ट्रोफाइल ऊपर है, तो अगर इधर ही आके जुड़े तो फ्रंट अटैक, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल यहाँ है और न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके जुड़ रहा है, ये यहाँ और न्यूक्लियोफाइल पीछे से, तो इसको कहते हैं अपन बैक अटैक। तो दूसरा अटैक कौन सा हम कह सकते हैं अपन? इसको अपन कहेंगे बैक अटैक। और बैक अटैक से जब प्रोडक्ट बनता है तो अपन कहेंगे यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल इसके जस्ट अपोज आके जुड़ गया। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको कहा जाता है एंटी प्रोडक्ट। एंटी प्रोडक्ट। तो यहां से दो तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं अपन को, सिन और एंटी। क्लियर? मैकेनिज्म क्या है कि जब एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पेयर का एडिशन करवाया जाता है तो पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होता है, इसलिए इनकी मुख्य रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाती है, साइक्लिक बोलते हैं अपन इसको, साइक्लिक टीएस, चक्रीय संक्रमण अवस्था। साइक्लिक टीएस बनती है जो अस्थायी होती है, जिसको अपन दूसरे नाम पाई संकुल के नाम से जानते हैं। चूंकि ये 3 मेंबर्ड रिंग है, रिंग की अपन बेयर का विकृतीकरण सिद्धांत पढ़ के आए हैं, उसमें हमने ये कहा था कि 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड रिंग अस्थायी होती है,
रिंग ओपनिंग रिएक्शन देती है, 3 मेंबर रिंग बन रही है, ऐसा ही है, तुरंत रिंग ओपन करेगी, इस तरह से बनाती है कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो दो तरीके से हो सकता है, एक वो फ्रंट अटैक, बिल्कुल जिधर से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हो उसकी तरफ अटैक हो तो सिंप्रोडक्ट बनेंगे, एक जिस इसके विपरीत अटैक हो, इलेक्ट्रोफाइल ऊपर से जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है तो इसको कहा जाता है बैक अटैक। बैक अटैक है। अगर यहाँ से प्रोडक्ट बनते हैं तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या कहेंगे, एंटी प्रोडक्ट। ये तो इसकी मैकेनिज्म है। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं की, ये किस प्रकार के अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं और क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले अभिक्रिया पढ़ेंगे उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। ये इसकी मैकेनिज्म, चाहे कोई भी हो, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पेयर है, वो अगर आता है तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि रिएक्शंस की। जनरल रिएक्शन, जनरल इसकी मैकेनिज्म वो तो हमने पढ़ ली, सिन और एटी दोनों तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ध्यान रखना है। अब बात कर रहे हैं कि रिएक्शंस की, तो पहली रिएक्शन आ जाती है उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, कैटालाइज्ड हाइड्रोजनेशन। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, कैटालाइज्ड हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये सब हमने CH कोई एल्कीन ले ली। अब यहाँ पे किसी भी प्रकार की हो सकती है, हमने केवल यहाँ पे इसकी वैलेंसी को तो सेटिस्फाई नहीं किया, H रख लो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। इसका हमने हाइड्रोजनीकरण करवाया है प्लेटिनम या पैलेडियम की सरफेस पर। अब ये ध्यान रखना, H2 गैसियस फॉर्म में होती है तो डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करती एल्कीन पर। जो धातु लिए गए हैं, संक्रमण धातुएं, वो इसके लिए सरफेस अवेलेबल करवाती है। हाइड्रोजन गैस उस सरफेस पर अधिशोषित होती है, एल्कीन पर अटैच होती है, धातु हट जाती है, उसका रिडक्शन करवा देती है। ठीक है, तो उत्पाद क्या बनना है, CH सिंगल बॉन्ड CH, मतलब एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एल्कीन है वो किस में चेंज हो गई, एल्केन में। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है प्लस H2, सेम रिएजेंट अगर डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 कोई भी रिएक्शंस ले लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, रिएक्शन प्रोसीड करोगे तो CH3 CH2 CH3 में चेंज, मतलब एल्कीन है वो रिडक्शन के बाद किस में चेंज हो जाएगा, एल्कीन में। तो पहली अभिक्रिया है उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, जिसको अपन अपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरे रिएक्शंस की बात करेंगे तो वो है हैलोजनों का संयोग। दूसरी रिएक्शन हैलोजनों का संयोग, हैलोजन का संयोग, एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, रिएक्शन वही है CH2, अब यहाँ पे H2 ले लिया अपन ने। अब यहाँ पे कोई सरफेस की नीड नहीं होती, कोई कैटलिस्ट की नीड नहीं होती, लेकिन रिएक्शन को हम करवा सकते हैं किसी अक्रिय माध्यम की उपस्थिति में, CCl4 या फिर डार्क की प्रेजेंस में, अंधेरा अगर दे दिया जाए, क्योंकि अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड करोगे तो एडिशन रिएक्शन ना होकर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बन जाती है। ये एल्केन में पढ़ा था अपन ने। तो ध्यान रखना, रिएक्शन या तो अक्रिय माध्यम की उपस्थिति में होती है या फिर अंधेरे की उपस्थिति में रिएक्शंस चलेगी। कारण, अगर अंधेरे की उपस्थिति के बजाय हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएं तो वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना हो, सॉरी योगात्मक अभिक्रिया ना होके प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कन्वर्ट हो जाती है। हमको यहाँ पे क्या करवाना है, योग, तो योग के लिए अंधेरा दे दिया, अंधेरा देते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा XX। बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, सपोज करो हमने Cl2 की रिएक्शंस करवाई है, Cl2 अप्रिय माध्यम, ये बनाएगा CH2 Cl। देखो विसिनल डाई हैलाइड बन गए, तो ये बन गया विस डाई क्लोराइड। ये देखें इथाइलिन विस डाई हैलाइड दे दें, इथाइलिन कहते हैं इसको, इथाइलिन विस डाई क्लोराइड। तो ये सेकंड रिएक्शन है हैलोजनों का संयोग। रिएक्शन नंबर 3, हाइड्रोजन हैलाइडों का संयोग। तीसरी रिएक्शन कौन सी है, हैलोजन अम्ल कह दो या हाइड्रोजन हैलाइडों का संयोग। नंबर 3 है HX का संयोग। अब HX देखो हाइड्रोजन हैलाइड दे दे या हैलोजन अम्ल भी कहा जाता है इसको, हैलोजन अम्ल।
जैसे HCl, HBr वगैरह होते हैं, ये सारे हैलोजन अम्ल बनाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं हैलोजन अम्लों की। तो हैलोजन अम्लों के लिए जो इनका एडिशन होता है, इनका जो योग होता है CH डबल बॉन्ड CH प्लस HX। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमको, एक तरफ H एक तरफ X अपन ने जोड़ा है तो एल्किल हैलाइड बन जाते हैं। क्या बना देंगे? एल्किल हैलाइड। चाहे पहले एग्जाम्पल के साथ चलिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, तो ये बनेंगे CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड बन गए, एथिल क्लोराइड। लेकिन यहां तक तो हमने बात की है सममित एल्कीन की, सममित एल्कीन। लेकिन यदि असममित एल्कीन पर, यदि असममित एल्कीन पर HX का संयोग करवाएं तो यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, CHX CH3 प्लस CH2X CH2 CH2, दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। इस पर अटैक करें तो एक बार हाइड्रोजन यहाँ जुड़े तो ये प्रोडक्ट बने, एक बार हाइड्रोजन यहाँ जुड़े तो प्रोडक्ट ये बन सकते। क्लियर? अब इसमें से कौन सा मुख्य उत्पाद बनेगा? इसमें मुख्य उत्पाद बनता है ये वाला मुख्य उत्पाद। तो ये मुख्य उत्पाद कैसे बनता है? ये बनता है मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार बनता है मुख्य उत्पाद। अब मार्कोनिकॉफ नियम क्या है? मार्कोनिकॉफ नियम दो तरीके से रिप्रेजेंट करता है। पहली बात तो ये कहता है कि मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार कब अप्लाई होता है, पहले तो बहुत चीज समझते हैं कि मार्कोनिकॉफ नियम कब अप्लाई होता है। मार्कोनिकॉफ नियम अप्लाई होता है कि जब किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का संयोग करवाया जाता है। ध्रुवीय अणु का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पार्ट बन रहे हैं, कैटायन हो रहे हैं। अब यहाँ पे जब असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का संयोग करवाया जाता है तो मुख्य उत्पाद मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार बनता है। अब मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है वो समझना। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, मार्कोनिकॉफ नियम ये कहता है कि यदि किसी असममित एल्कीन पर किसी ध्रुवीय अणु का संयोग करवाया जाता है, किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का संयोग करवाया जाता है, तो उस ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग, उस ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग H प्लस और X माइनस, उस ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग द्विबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या कम हो। इस पे आगे चलेगा मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार। तो वापस रिपीट करता हूं एक बार। मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार यदि किसी असममित एल्कीन पर किसी ध्रुवीय अणु का संयोग करवाया जाता है तो उस ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस द्विबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या कम हो। यह प्रोडक्ट। अब ऐसे ही अगर हम एक और रिएक्शंस की बात करें, देखो यहाँ पे हमने जो बात की है कि द्विबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु से जुड़े जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या कम हो। यहाँ पे हमने एक और असममित एल्कीन की बात की है, CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ओके, अब यहाँ पे इसको आप चेक करोगे तो क्या ये सममित एल्कीन है? सममित एल्कीन कैसे देखेंगे कि जो द्विबंध है उस द्विबंध पर हम एक इमेजिनरी प्लेन लगाते हैं। ये प्लेन लगाया क्या इस द्विबंधित कार्बन परमाणुओं पर दोनों तरफ समान समूह है क्या? अगर समान समूह है तो अपन कहते हैं सममित है, लेकिन अगर समान समूह नहीं है तो वो असममित है। तो यहाँ पे अगर इमेजिनरी लगाते हैं तो ये कार्बन है द्विबंधित वाले, क्या इन पर दोनों तरफ समूह बराबर है? एक तरफ तो मेथिल है, एक तरफ एथिल है, तो बराबर नहीं है, इसका मतलब असममित है। तो इस कंडीशन में भी हम HX का एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट बन सकते हैं कि एक बार X यहाँ जुड़े और H यहाँ, दूसरी बार में X यहाँ जुड़े। तो हमने दो प्रोडक्ट बनाए हैं CH3CHX, CH3। तो सममित वाले को हटा देते हैं, सममित में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मार्कोनिकॉफ का नियम अप्लाई नहीं होता। लेकिन असममित पर यहाँ से CHX CH2 CH2 CH3,
प्लस एक उत्पाद और बन रहा है CH3 CH2 CHX CH2 CH3, दो तरह के उत्पाद बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा असमित एल्कीन पर असमित ठीक है HX का संयोग करवाया, हमने कहा द्विबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु से जोड़िए नेगेटिव पार्ट को जहां हाइड्रोजनों की संख्या कम हो। यहाँ देखिए यहाँ पे तो द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणु, दोनों ही कार्बन परमाणुओं पर हाइड्रोजन की संख्या समान है। अब क्या करें? तो इस कंडीशन में मार्कोनिकोव साहब ने एक और नियम दिया। मार्कोनिकोव साहब ये कहते हैं कि अगर असमित एल्कीन हो और द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणुओं पर हाइड्रोजनों की संख्या समान हो तो उस परिस्थिति में जो ध्रुवीय अणु है उसका जो ऋणात्मक भाग है वो द्विबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु से जोड़ दीजिए जिस पर कोई बड़ा समूह जुड़ा हुआ हो। तो देखो ये कार्बन है, इन दोनों में से इधर तो मैथिल जुड़ा हुआ है, इधर एथिल, इधर एक कार्बन का इधर दो कार्बन का, तो बड़ा ये समूह है। तो नेगेटिव पार्ट को कहाँ जोड़ना है? द्विबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु पर जोड़िए जिस पर कोई बड़ा समूह जुड़ा हुआ हो। ये बड़ा समूह है तो X को अपन ने कहाँ जोड़ा? इस कार्बन पे जोड़ेंगे। तो देखिए अगर इस पे जोड़ेंगे तीसरे नंबर वाले पे तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो मुख्य उत्पाद कौन सा बन गया यहाँ पे? ये मुख्य उत्पाद बन गया किसके आधार पर? मार्कोनिकोव के नियम अनुसार। तो बात समझ में आ गई कि किसी असमित एल्कीन पर किसी ध्रुवीय अणु का संयोग करवाया जाता है तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग द्विबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु पे जोड़ी जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या कम हो, या मार्कोनिकोव के नियमानुसार यदि किसी असमित एल्कीन पर द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणुओं पर हाइड्रोजन की संख्या समान हो तो उस परिस्थिति में नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ना है जहां द्विबंध से बंधित कार्बन पर बड़ा समूह जुड़ा हुआ हो। इस तरह से हम यहाँ पे मार्कोनिकोव को अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे इसकी विपरीत एक अभिक्रिया और पढ़ें कि यहीं पे इसी अभिक्रिया को, जैसे एग्जांपल लिखा था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसकी अभिक्रिया हम HBr के साथ करवाएं और यहाँ पे डाल दें भैया पेरोक्साइड, तो उत्पाद तो दो बनने हैं, ये फिक्स है। तो यहाँ से बनेगा CH3 CHX, X की जगह हमने Br यूज किया तो Br एडजस्ट कर देते हैं, ये Br और यहाँ पे CH3 प्लस CH3 CH2 CH2 Br। तो ध्यान रखना यदि हम किसी असमित एल्कीन पर किसी HX या HBr का पेरोक्साइड की उपस्थिति में अगर योग करवाएं तो मुख्य उत्पाद मार्कोनिकोव के विपरीत बनता है जिसे एंटी मार्कोनिकोव नियम कहते हैं। यहाँ पे मुख्य उत्पाद कौन सा बना? ये क्यों बना है? अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कह रहा है कि अगर किसी असमित एल्कीन पर पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr या HX का संयोग करवाया जाता है तो ऋणात्मक भाग को भैया ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन को जोड़ दीजिए और मुख्य उत्पाद में कन्वर्ट कर दीजिए। तो एंटी मार्कोनिकोव जस्ट विपरीत होता है किसका? मार्कोनिकोव नियम का। अब चूंकि एंटी मार्कोनिकोव नियम पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है इसलिए मार्कोनिकोव नियम का दूसरा नाम दिया जाता है पेरोक्साइड प्रभाव या पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड प्रभाव। और चूंकि इस प्रभाव की खोज एक वैज्ञानिक ने की थी, नाम था MS खरास ने इसको चेक किया था, इसको लिखा था, इसलिए इसको कहा जाता है खरास इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो एंटी मार्कोनिकोव नियम है उसके तीन नाम हो गए, एंटी मार्कोनिकोव, पेरोक्साइड प्रभाव और खरास प्रभाव। इस तरह से हम किसी असमित एल्कीन पर किसी ध्रुवीय अणु का संयोग करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी जो थर्ड रिएक्शन अपन ने ये लिखी थी, आगे की जो रिएक्शनें हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।